तुम कब तक झूठे बहाने से हकीकत को छुपाते रहोगे? तुम कब जागोगे? आज तुमने अपने जीवन का सबसे सुनहरा मौका गंवा दिया। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमताएं हैं जो इनमें हैं। मैं जानता हूं कि तुम किसी भी मामले में इन दोनों से कम नहीं थे, मगर तुमने इतना बड़ा मौका गंवा दिया, सुनहरा अवसर गंवा दिया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और राजा के 3 पुत्र भी थे। काफी समय तक सत्ता संभालने के बाद अब राजा समय रहते अपने राज्य की कमान किसी योग्य के हाथ में देकर जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। वैसे तो राजा अपने 3 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, परंतु ऐसा करके वे अपने 3 पुत्रों में किसी प्रकार का कोई भी कलह नहीं पैदा करना चाहते थे। ऐसे में राजा अपने 3 पुत्रों में योग्यता के आधार पर राज्य के अगले उत्तराधिकारी का निर्णय करने का सोचा। राजा का यह फैसला राजकुमार को ही नहीं बल्कि मंत्री गणों को भी काफी पसंद आया, क्योंकि योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होने से आगे भी राज्य के भविष्य उज्जवल रहने की उम्मीद थी। अब राजा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनके 3 पुत्रों में से सबसे योग्य पुत्र कौन है, उसका चयन कैसे करें। इसके लिए राजा ने अपने मंत्रियों के साथ काफी मंथन किया और एक दिन राजा ने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों, अब मेरे अंदर पहले जैसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहा। ऐसे में मैं वक्त रहते अपने अगले उत्तराधिकारी अर्थात राज्य के अगले शासक का चयन करना चाहता हूं, जिससे आगे चलकर मेरे न रहने पर इस बात को लेकर तुम तीनों में किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। राज्य की सत्ता मैं उसके हाथ में देना चाहता हूं जो राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझ सके, उसे सही ढंग से निभा सके, उसमें वह योग्यता हो जिससे वह प्रजा की समस्याओं को सही ढंग से निवारण कर सके, उसकी रक्षा कर सके। ऐसे में मैं तुम तीनों में सत्ता की कमान उसे देना चाहता हूं जो तुम तीनों में सबसे योग्य हो। राजा की ऐसी बातें सुनकर 3 बेटे बहुत खुश हुए। राजा ने फिर कहा, मैं तुम तीनों के बीच कुछ प्रतियोगिताएं रखूंगा, जिससे जो खुद को सबसे बेहतर साबित करेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए अगला दिन निर्धारित किया। अगले दिन सुबह राजा ने अपने 3 बच्चों को अपने पास बुलाया, जहां राजा ने अपने बड़े लड़के से एक लकड़ी का उल्लू और दूसरे बेटे को मिट्टी का उल्लू बनाने को कहा। वहीं राजा ने अपने सबसे छोटे यानी तीसरे बेटे को कागज पर एक खूबसूरत उल्लू बनाने को कहा। काम देने के बाद राजा ने अपने 3 बेटों से कहा, मैं शाम को आकर तीनों का काम देखूंगा और जिसका काम सबसे अच्छा होगा मैं उसे ही राजा बनाऊंगा। पिता के जाने के बाद दोनों बड़े बेटे अपने काम को पूरा करने के लिए तन मन से जुट गए। वहीं राजा का तीसरा बेटा, जो थोड़ा आलसी था, वह थोड़ी देर काम करने के बाद थकावट महसूस करने लगा। उसने पास रखे पलंग पर लेटा और थोड़ा आराम करने की सोचा। पलंग पर लेटते ही वह अपने राजा बनने के बाद अपने सुनहरे भविष्य और अपने ऐशो आराम की कल्पनाओं में डूब गया। उसे लगने लगा कि अब तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह वस्तु अगले ही पल उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। हालांकि बीच बीच में उसका मन ख्यालों से निकलकर काम की तरफ भी लौटता था, मगर जब भी वह काम की ओर देखता तो उसे आलस्य पूरी तरह से घेर लेता था। उसे लगता कि यह काम तो काफी आसान है, ऐसे में थोड़ा आराम करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वह उसे कुछ ही समय की मेहनत से पूरा कर लेगा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को थी, मगर उसके ख्याली सपनों का न तो अंत हुआ और ना ही उसने काम को शुरू किया।
लेकिन देर होता देख मन ही मन उसके अंदर छटपटाहट सी होने लगी। अब देर हो रही है, उठो और काम शुरू करो। एक मन उससे बार बार कहता कि काम करो, मगर तब तक उसका आलसी मन उसके पैरों को जोर से जकड़ लेता था और उसे लेटे रहने और ख्यालों में डूबे रहने के लिए मजबूर कर देता था। तभी अचानक पिता के आने की आहट ने उसके शरीर में मानो 424 वोल्ट का करंट पैदा कर दिया। वह पिता की आवाज को सुनते ही घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तक काम को शुरू ही नहीं किया था। ऐसे में वह भाग कर काम करना शुरू कर दिया और अभी उसने काम शुरू ही किया था कि तभी उसके पिता वहां आ पहुंचे। पिता को सामने पाकर वह और ज्यादा घबरा गया। बेटे के इस आधे अधूरे काम को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जिस तरह की काम की अपेक्षा की थी, बेटे ने उसके बिल्कुल विपरीत काम किया था। ऐसे में पिता का क्रोधित होना स्वाभाविक था। पिता के गुस्से को देखते हुए बेटे ने कहा कि बस हो गया है पिताजी। यह कहकर अपने काम में लग गया, मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, अब समय खत्म हुआ। तुम्हें जितना वक्त मुझे देना था मैं दे चुका हूं। अब बारी है तुम्हारे किए काम को जानने की। तुमने अपना कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य नहीं हो, बल्कि इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य तुम्हारे दोनों बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपना कार्य बड़ी ही सफाई से और समय रहते पूरा कर लिया है। तब छोटे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की ऐसी बातें सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका अवश्य दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने बड़े बेटे को बाग में गिरे सभी पत्तों को इकट्ठा करने और उन्हें गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते उन्होंने बेहद कठोर शब्द में उससे कहा कि ध्यान रहे, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर तुम इस प्रतियोगिता से सीधे बाहर हो जाओगे। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे पुत्र को एक महुए के बाग में बुलाया, जहां ढेर सारे महुए पेड़ों के नीचे बिखरे पड़े थे। राजा ने दूसरे पुत्र से सभी महुआ को उठाने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते राजा ने उसे भी प्रतियोगिता को गंभीरता से लेने और किसी भी प्रकार की गलती न करने के लिए सचेत किया। आखिर में राजा अपने तीसरे बेटे को फूल की बाग में बुलाया और उससे नीचे जमीन पर गिरे हुए सारे फूलों को इकट्ठा करने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को काम देकर वहां से चले गए। शाम को राजा अपने बेटों को दिए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए निकले। राजा पहले और दूसरे बेटे के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों ने ही कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हुए समय रहते ही पूरा कर लिया था। ऐसे में अब बारी थी अपने तीसरे बेटे के किए गए कार्यों को जानने की। वैसे तो राजा को अपने दोनों बेटों की तरह ही अपने तीसरे बेटे की योग्यता और क्षमता पर पूरा भरोसा था, परंतु तीसरा बेटा पिता के जाने के बाद बागों के बीच लेटे हुए अपने राजा बनने के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले राज्य में अहम बदलाव का खाका बनाने और लंबे चौड़े प्लान बनाने में लगा रहा। और इस प्रकार आलसी बेटे ने फिर पूरा दिन बस अपने आराम और ख्याली पुलाव बनाने में गंवा दिया। थोड़ी ही देर में उसे राजा की आवाज़ सुनाई दी। राजा की आवाज़ सुनते ही वह घबरा गया, क्योंकि अभी तो काम शुरू भी नहीं किया था और इधर राजा के आने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में वह काफ़ी तेजी से दोनों हाथों से बाग में गिरे फूलों को उठाकर टोकरियों में भरने लगा। हड़बड़ाहट में अब वह किसी तरह फूलों को टोकरियों में भरने लगा।
अभी उसकी एक टोकरी भी पूरी नहीं भरी थी कि तभी राजा उसके सामने आ खड़े हुए। राजा को देखते ही पहले से ही पसीने में लस्त पस्त छोटा बेटा और घबरा गया और बोला, बस हो गया है पिताजी। यह कहकर अपने काम में लग गया, मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें हर बार और वक्त चाहिए, मगर वो मैं नहीं दे सकता। तुम इस बार भी फेल हो गए, इस बार तुम क्या कहना चाहोगे? तब छोटे बेटे ने अपनी वही पुरानी बात दोहराई, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं अभी तक अपना पूरा काम नहीं कर सका। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की दोबारा वही बात सुनकर उन्हें पहले तो बहुत गुस्सा आया, परंतु एक राजा होने का दायित्व तो निभाते हुए उसे एक और आखिरी मौका देने की सोची। अगले दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने महल के पीछे बुलाया। महल के पीछे एक बहुत बड़ा कुआं था। राजा अपने तीनों बेटों को कुएं से थोड़ी दूर ले गए। वहां पहले से ही बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए थे। राजा ने कहा, इस बार तुम लोगों को मैं एक ही जैसा काम देना चाहता हूं, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो सके और कोई ये ना कह सके कि मेरा काम दूसरे वाले के काम से कठिन था। मैंने यहाँ 3 एक समान गड्ढे खुदवा रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इन गड्ढों में से अपने लिए एक एक गड्ढे को चुनकर उसमें सामने वाले कुएं से पानी लाकर डालो। जिसका गड्ढा सबसे पहले भरेगा, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूँगा। राजा के जाने के बाद राजा के दोनों बड़े बेटे तन मन से काम में लग गए और वहीं तीसरा बेटा गड्ढे से थोड़ी दूर बने एक झूले पर लेट गया। यह काम उसके लिए बहुत ही सरल था। ऐसे में वह जान गया था कि उसे इस देश का अगला राजा बनना तो अब तय है। उसने झूले पर लेटे लेटे एक बार फिर राजा बनने के बाद आगे की योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। इन्हीं योजनाओं पर विचार करते करते न जाने कब दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई। हालांकि इस बीच उसने कई बार उठकर काम करने की सोचा, मगर कभी उसका मन नहीं हुआ तो कभी अभी तो बहुत समय है, थोड़ी और आराम कर लूं, फिर चलता हूं। इन्हीं सब बहानों में उसका सारा दिन निकल गया। तभी अचानक उसकी नजर ढलते हुए सूरज पर पड़ी। वह समझ गया कि एक बार फिर उसने काफी देर कर दी। ऐसे में वह तेजी से कुएं की तरफ दौड़ा और जल्दी जल्दी पानी भरकर गड्ढे में डालने लगा। उसने थोड़ी ही समय में बहुत ढेर सारी मेहनत की, परंतु यह क्या, उसकी मेहनत तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। वह गड्ढे में जो भी पानी डालता है, पलक झपकते ही कहीं गायब हो जाता है। दोबारा से जब वह पानी लेकर आता है तो गड्ढे में एक बूंद भी पानी नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर में वह झल्ला गया, क्योंकि एक तो सूरज को डूबने में जल्दी पड़ी थी, दूसरे गड्ढे में पानी ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था। असल में गड्ढे की मिट्टी रेतीली थी, बलुअट थी, जिसके कारण पानी डालते ही मिट्टी सारा पानी सोख लेती थी। ऐसे में उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। हालांकि काफी प्रयासों के बाद गड्ढे में थोड़ा पानी जरूर आ गया, मगर तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। तीसरे बेटे ने समझ गया कि यह काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। पिताजी ने बहुत सोच समझकर यह काम उन्हें सौंपा था। वे जानते थे कि इन गड्ढों को भरना इतना आसान नहीं होगा जितना कि दिख रहा है, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेचारा छोटे से गड्ढे तक की दौड़ ऐसे लगा रहा था जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। वैसे यह एक सच भी था, ट्रेन छूट ही रही थी उसके सुनहरे भविष्य की। थोड़ी देर में ही राजा का वहां आना हुआ और राजा को देखते ही दोनों बेटे काफी खुश हुए।
उनके द्वारा सुबह से की जा रही अथाह मेहनत के बाद अब उन्हें पिता से मिलने वाले एक अच्छे फल का इंतजार था। वहीं तीसरे बेटे ने पिता को सामने देखते ही मिट्टी के घड़े को कुएं में फेंक दिया। ऐसा करके उसने शायद अपने कार्यों का मूल्यांकन खुद कर दिया था। राजा ने दोनों बेटों के कार्यों को देखने के बाद सीधे तीसरे बेटे के पास पहुंचे और बोले राजा ने दोनों बेटों के कार्यों को देखने के बाद सीधे तीसरे बेटे के पास पहुंचे और बोले, क्या आज तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? आज तो मैंने तुम्हें वही काम दिया है जो इन दोनों को दिया है। अब बताओ तुमने मेरे द्वारा दिए गए कार्य को कितना पूरा किया। पिता की बातों का उसके पास कोई जवाब न होने के कारण उसने एक बार फिर पिता से कहा, बस पिताजी, थोड़ी देर और बस हो ही गया है। मगर पिता ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं, बस अब इससे ज़्यादा और समय मैं नहीं दे सकता। अब समय खत्म हुआ, अब बारी है परिणामों की। समय है तुम सबके कार्यों के मूल्यांकन का। ऐसा कहकर पिता खुदे हुए गड्ढों की तरफ बढ़ गए और उन्होंने बारी बारी से सभी गड्ढों को देखा, मगर परिणाम फिर वही था। दोनों बेटे के गड्ढे पानी से लबालब भरे थे। वहीं छोटे बेटे के गड्ढे में बस 2-4 घड़े ही पानी नजर आ रहे थे। बस पानी इतना ही था। पिता को ऐसे में अपने छोटे बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब बताओ इस बार तुम क्यों फेल हो गए? अब क्या तुम्हारा गड्ढा उन सब से बड़ा था या कोई और वजह बताना चाहोगे कि जिससे यह समझा जा सके कि तुम्हारा काम दूसरों से कठिन था? तुम कब तक झूठे बहाने से हकीकत को छुपाते रहोगे? तुम कब जागोगे? आज तुमने अपने जीवन का सबसे सुनहरा मौका गंवा दिया। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमताएं हैं जो इनमें हैं। मैं जानता हूं कि तुम किसी भी मामले में इन दोनों से कम नहीं थे, मगर आलस्य में हर काम को आगे और आगे टालते जाने की आदत ने तुमसे इस देश की सत्ता पाने का भावी मौका छीन लिया। राजा ने फिर कहा, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि ऐसा शख्स इस देश की सत्ता संभाले जो खुद एक नंबर का आलसी हो। ऐसा आलसी व्यक्ति कभी भी किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि वह किसी भी काम को तुरंत करने की बजाय उसके लिए आगे की तारीख तय करने में भरोसा करता है। ऐसे शख्स को इस देश का उत्तराधिकारी बनाकर मैं देश के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता। आखिर कैसे कोई राजा अपने देश के भविष्य को अपने ही हाथों गर्त में धकेल सकता है? राजा ने अपने दोनों बड़े बेटों को आधे आधे राज्य की कमान सौंप दी और खुद को जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह स्वयं अपने भविष्य को निरंतर गर्त की ओर धकेलने का कार्य करता है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने अंदर से आलस्य रूपी विकार को दूर भगाना होगा। दोस्तों, अक्सर हम सभी थोड़ा या ज्यादा पर आलस्य से जरूर घिरे रहते हैं। जो काम किसी भी वक्त किया जा सकता है उस काम के लिए भी हम दिन और मुहूर्त तय करते हैं, और कभी कभी तो उसका दिन और मुहूर्त कभी आता ही नहीं। वह दिन प्रतिदिन टलता जाता है और फिर वही आसान सा काम काफी कठिन लगने लगता है। यहां तक कि कभी कभी वह काम हमें डराने भी लगता है। हम उससे दूर भागने लगते हैं। उस काम के बारे में हम फिर सुनना भी नहीं चाहते और एक दिन उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आलस्य एक प्रकार का विकार है जो कम या ज्यादा हर किसी में जरूर होता है। हम इसे अपने से जितना दूर रख पाएंगे, खुद से जितना दूर भगा पाएंगे, हम अपने काम को उतने ही सही तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति खुद एक प्रकार का अवरोध न बनकर उसे सही समय पर सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आज से ही हम ये वादा करें कि जो काम हमें मिला है उसे वक्त रहते पूरा कर दें।
आराम और सुस्तीपन को कार्य पूरा होने तक किसी भी हाल में अपने समीप नहीं आने देंगे। अगर हम ऐसा प्लान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी आलस्यपन हमारे काम में बाधक नहीं बन सकेगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।